जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास विस्फोट, सेना ने इलाके में शुरू किया तलाशी अभियान। बजट 2024 पेश होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक। निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा। सीएम योगी ने बलरामपुर और श्रावस्ती का किया दौरा। बाढ़ प्रभावितों से की मुलाकात। राहत सामग्री की वितरित। बाढ़ प्रभावितों के लिए मुआवजे का भी किया ऐलान। नीट मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक टली। केंद्र सरकार एनडीए के हलफनामे पर जवाब देने के लिए बढ़ाई गई डेट। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते होने की संभावना। सुनवाई अगले हफ्ते होने की संभावना। अब नई बेंच बनेगी, इस मामले की सुनवाई करेगी। यूपी, बिहार और झारखंड में बारिश, बिजली से 56 की मौत। बिहार में आज रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने में यूपी की योगी सरकार अन्य बड़े राज्यों पर भारी पड़ी है। यही नहीं, हर घर नल और नल से जल पहुंचाने में एक तरफ जहां यूपी सबसे पहले पायदान पर है, तो वहीं हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने में यूपी का खर्च अन्य कई राज्यों की अपेक्षा सबसे किफायती है। ये रिपोर्ट देखिए। 1000 रुपए तक आया खर्च। विंध्य बुंदेलखंड के 90% से अधिक गांवों में पहुंच रहा डबल इंजन सरकार का यूपी मॉडल काफी लोकप्रिय हो रहा है। कह सकते हैं कि अन्य विशेष राज्यों की तुलना में ये सर्वश्रेष्ठ है। बता दें कि डबल इंजन सरकार की नीतियों की बदौलत हर परिवार तक नल कनेक्शन पहुंचाने में लगभग 59,000 रुपए लगे हैं, जबकि अन्य राज्यों में कम कनेक्शन पर भी खर्च होने वाली राशि यूपी में बहुत अधिक रही है। किफायती खर्च में यूपी की प्रगति के ये रहे कारक। यूपी ने सबसे किफायती खर्च में आम जन तक नल कनेक्शन पहुंचाया है। इसके पीछे एक तरफ योगी सरकार की पारदर्शी नीतियां कारगर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहां की भौगोलिक स्थिति भी बड़ा कारण रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में 80% से अधिक सोलर बेस्ड योजनाएं होने से भी ये काफी कारगर रही है। सोलर की वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट कम आई है। भविष्य में सस्ती सप्लाई का रोड मैप तैयार। उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में सबसे सस्ते पानी की आपूर्ति के लिए तेजी से चल रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ लगभग 80% योजनाएं सोलर पर निर्भर हैं। इससे बिजली का खर्च कम हो जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और जल पहुंचाने के लिए लगभग 32,930 योजनाएं सोलर बेस्ड चल रही हैं। शेष 40,591 योजनाओं को बिजली से चलाया जा रहा है। सोलर बेस्ड परियोजना से 2,23,66,237 परिवारों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है, जबकि बुंदेलखंड से 36,65,080 परिवारों को जल मुहैया कराया जा रहा है। विंध्य बुंदेलखंड में नहीं हुई पानी की किल्लत। बता दें कि विंध्य और बुंदेलखंड में पानी पहुंचाना योगी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संजीदगी का ही असर रहा है कि विंध्य बुंदेलखंड में लगभग 98% इलाकों में नल कनेक्शन के साथ हर घर जल पहुंच गया है। आजादी के बाद गुजरा वर्ष विंध्य बुंदेलखंड के लिए 2024 ऐतिहासिक रहा। गर्मियों में पीने के पानी के लिए त्राहिमाम करने वाले विंध्य बुंदेलखंड में इस गर्मी में कहीं भी पानी की किल्लत नहीं रही। पीने के पानी को लेकर न प्रदर्शन दिखा और न ही टैंकरों का जमावड़ा दिखा। इसका कारण जल जीवन मिशन के तहत इस क्षेत्र में गाँव में पानी की समुचित जलापूर्ति थी। चुनावी साल होने के बावजूद पानी कोई भी मुद्दा नहीं रहा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और अगली खबर आपको फतेहपुर से बताते हैं, जहां 3 महिलाओं पर गिरी आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत की बात सामने आई है। खेत में धान लगाने गई थी महिलाएं। राजस्व टीम व पुलिस बल मौके पर मौजूद। मलवा थाना क्षेत्र के कुरस्ती कला गांव की ये पूरी घटना है। तो मलवा थाना क्षेत्र के कुरस्ती कला गांव की पूरी घटना, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और राजस्व टीम व पुलिस बल मौके पर मौजूद। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और मलवा थाना क्षेत्र के कुरस्ती कला गांव की ये पूरी घटना सामने आई है।
तो मलवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, 3 महिलाओं पर गिरी आकाशीय बिजली। फतेहपुर से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, फतेहपुर से खबर, 3 महिलाओं पर आकाशीय बिजली गिरने से उनकी जान चली गई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील शुक्ला जुड़ चुके हैं। सुशील, 3 महिलाओं पर आकाशीय बिजली मौत बनकर गिरी और तीनों की जान चली गई बताया जा रहा है। जी, आपको बता दें कि मलवा थाना के कुरस्ती कला गांव में महिलाएं जो है खेत में धान लगा रही थी। उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी है। लगभग 11:30 बजे का समय रहा होगा और 3 महिलाओं की वहीं पर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। और अभी जानकारी फिर आ रही है कि मलवा थाना क्षेत्र के ही बरमतपुर में भी एक बिजली गिरी है एक जगह, जहां वहां भी एक महिला की मृत्यु हुई है। तो मलवा थाना क्षेत्र में लगभग 4 लोगों की मौत आज की डेट में हो चुकी है। जी बिल्कुल, 3 लोगों की जान चली गई और एक और जान जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए सुशील। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर खेत में धान लगाने गई थी महिलाएं, उस दौरान ही आकाशीय बिजली गिरने से उनकी जान चली गई। अगली खबर रायबरेली से, जहां सोते समय 3 लोगों को जिंदा जलाया गया है। जिंदा जले दंपत्ति की हुई दर्दनाक मौत। पत्नी की कल एम्स में और पति की आज ट्रामा सेंटर में मौत। खेत में पानी लगाने को लेकर चल रहा था विवाद। रायबरेली पुलिस की लापरवाही पड़ी भारी। घायल मासूम जिंदगी व मौत की लड़ रहा जंग। पुलिस ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। पुलिस का कहना है अब तक तहरीर नहीं मिली है और मलेरिया थाना क्षेत्र के बंदीपुर गांव की ये पूरी घटना है, जहां घायल मासूम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। केशवानंद, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि रायबरेली पुलिस की बड़ी लापरवाही पूरे मामले में सामने आई है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, रायबरेली पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। पूरा मामला रायबरेली के मलेरिया थाना क्षेत्र के पूरे बंदीपुर का है, जहाँ पे सोते समय 3 लोगों को जिंदा जलाने का है। इलाज के दौरान कल महिला की एम्स में मौत हो गई थी। वहीं आज उसके पति की इलाज के दौरान लखनऊ ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। वहीं मासूम बच्चा अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ा है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर के जो उनके परिवार के लोग थे, उन्हें सोते समय जिंदा जलाया गया था। ये घटना कल देर रात की है, लेकिन अभी तक 48 घंटे के ऊपर बीत गए हैं। रायबरेली पुलिस के द्वारा अभी भी इस पूरे मामले को लेकर के मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है और न ही इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी तक तहरीर नहीं मिली, लेकिन इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद रायबरेली पुलिस पूरी लापरवाही बरत रही, तो कहीं ना कहीं रायबरेली पुलिस लापरवाह नजर आ रही है। इस पूरे घटना को लेकर के जब मीडिया पुलिस से बात करती है तो पुलिस पूरे मामले को लेकर के मीडिया के सामने भी नहीं आने को तैयार है। कहीं ना कहीं रायबरेली में और बड़ी घटना का रायबरेली पुलिस इंतजार कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका केशवानंद हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो पुलिस का कहना है कि अभी तक नहीं मिली तहरीर। और सीतापुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस चौकी के बाहर जमकर हुई दबंगई। महिलाओं से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस सहायता केंद्र में पुलिस की मौजूदगी में पिटाई के बाद महिलाओं को पीटते रहे दबंग और तमाशा देखती रही पुलिस। मजबूर पीड़ित परिवार 10 दिन से लगा रहा है चक्कर और पुलिस ने मुकदमा अभी तक नहीं किया है दर्ज। तो अब तक पुलिस ने नहीं किया मुकदमा दर्ज।
बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। थाना हरगांव इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, महिलाओं से मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है और पुलिस सहायता केंद्र की भी बात सामने आई है। महिलाओं को पीटते रहे दबंग और तमाशा बनी पुलिस, ये सब कुछ देखती रही। अबरार अली हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अबरार, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि पुलिस ये सब कुछ देखती रही खुद के सामने। ये आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर के थाना हरगांव क्षेत्र के रामनगर चौकी का वीडियो सामने आया है, जहां पर दो पक्ष आपस में फैसला करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर इतना विवाद हो गया कि एक महिला को घसीट कर वहीं चौकी पर मारा गया, जिसका वीडियो भी सामने आ रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दबंगों द्वारा किस तरह से एक महिला के बाल खींच कर वहीं पर चौकी में मारा जा रहा है। इसके अलावा पुलिस वहां पर मौके पर थी, लेकिन वहां से हट गई कि मामला देखते हुए। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान इस बात पर खड़ा होता है कि अगर इतना वीडियो सामने आने के बाद और पुलिस चौकी में मारपीट होने के बाद अब पीड़ित परिवार 10 दिन बीत गए हैं, उसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर मुकदमा दर्ज न किए जाने की बात सामने आई है। पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही। शुक्रिया अबरार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, मजबूर पीड़ित परिवार 10 दिन से चक्कर लगा रहा है। थाना हरगांव इलाके का ये पूरा मामला बताया जाता है। पुलिस ने अब तक नहीं लिखा मुकदमा। पुलिस सहायता केंद्र में पुलिस की मौजूदगी में पिटाई की बात सामने आई है। बड़ी खबर, महिलाओं को पीटते रहे दबंग और तमाशा देखती रही पुलिस। मजबूर पीड़ित परिवार 10 दिन से लगा रहा है चक्कर। सर ये था, हमारी लड़कियां रखवाली कर दी वक्त जी, और वहाँ पर दबंग लोगों ने वहाँ लड़कियां आई, आम बिल्ली तोड़ने लगी जी। इन्होंने मना किया जी, मना करने पर वो नहीं मानी जी, तो कुछ आपस में कहा सुनी की जी। उन्होंने लड़कियों ने भागा, वहाँ अपने पिताजी को वो बुला लाया जी। वहाँ से 2-4 लोग आए जी। हमारे पास तब तक खबर यहाँ आया, छोटा बच्चा लेकर आया जी। हम जब तक जाएंगे तब हमारी लड़कियों को मार पीट चुके। मारने पीटने के बाद वहाँ जब लड़का वो वहाँ घर पर बुलाने आया तो सदस्य लोग गांव घर के और सुन पाए, तो उन्होंने भी पीछे चल दिया। तो हम वहाँ पहले पहुँचे तो हम ये दशा देखे बहुत लोग वहाँ लोगों मार पीट चुका, तो हम भागे वहाँ से चौकी, हमके चौकी को सहायता मिलेगी। वहाँ पहुँचे, वहाँ उन्होंने भी लड़कियाँ हमारी जो और बड़ी पहुँची, वहाँ की औरतें और आदमियों ने उन्होंने बाहर थाने गए थे। थाने गए थे, पहले चौकी पे गए जी, वहाँ सहायता केंद्र बना है जी। वहाँ जब पहुँचे तो उन लोगों ने फिर वहाँ आकर उन लोगों ने मारा जी। रायबरेली से खबर, जहां डीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह की कोशिश की गई है। युवक ने डीएम ऑफिस के बाहर की आत्मदाह की कोशिश, बोतल में पेट्रोल लेकर आत्मदाह का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह से युवक को बचाया है। जमीनी विवाद से परेशान चल रहा था पीड़ित परिवार। कई बार डीएम हर्षिता माथुर से कर चुका था शिकायत और न्याय के लिए दर की ठोकर खा रहा पीड़ित परिवार। सिटी मजिस्ट्रेट ने पीड़ित की सुनी फरियाद, तो सिटी मजिस्ट्रेट ने पीड़ित की फरियाद सुनी है और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां न्याय के लिए दर ठोकरें खाता रहा परिवार। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता केशवानंद जुड़ चुके हैं। केशवानंद, युवक ने डीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया है, पूरी जानकारी क्या है, आखिर क्यों न्याय नहीं मिला? बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के डीएम कार्यालय के बाहर का है, जहां पे युवक ने पेट्रोल डाल करके आत्महत्या का प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित एक काफी लंबे समय से जिला अधिकारी हर्षिता माथुर से मुलाकात कर रहा था, ताकि उसकी जमीनी विवाद है
उसको लेकर के समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन जिला अधिकारी व प्रशासन की उदासीनता के चलते युवक को न्याय नहीं मिल रहा था, जिससे आहत होकर के युवक ने आज आत्महत्या का प्रयास किया, पेट्रोल डाल करके आत्महत्या का प्रयास किया। वहीं मौके पर जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने किसी तरह इस पूरे मामले को युवक को बचाया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंच करके पूरी फरियाद को सुना और जल्दी इसकी जो शिकायतें हैं उसको दूर करने की बात कही। लेकिन लगातार जिस प्रकार देखा जा रहा है कि युवक कई महीनों से जिलाधिकारी की चक्कर काट रहा था, उसको न्याय नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी की लापरवाही युवक पर आज भारी पड़ सकती थी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर युवक न्याय के लिए भटकता रहा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए केशवानंद, और अहम जानकारी के लिए। तो युवक ने डीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह की कोशिश की है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर बाराबंकी से, जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर धरना। कलेक्ट्रेट में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का धरना। डीएम के माध्यम से अधिवक्ताओं ने पीएम को ज्ञापन सौंपा है। संगठन के जिला अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान, कानून बनाने के लिए नहीं उठाए कदम तो करेंगे घेराव। बाराबंकी से खबर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। डीएम के माध्यम से अधिवक्ताओं ने पीएम को ज्ञापन सौंपा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जनसंख्या दिवस है, इसी के कारण हम लोग जनसंख्या दिवस मना रहे हैं और यहाँ पर धरना बैठे हैं। हमारी फाउंडेशन है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, जिसके जो है बैनर के तले हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। और हम लोगों की एक मांग है कि जो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही, लगातार बढ़ रही है, उसको हम लोग चाहते हैं अंकुश लगे, एक ऐसा कानून बने जो सबके ऊपर लागू हो, और ऐसा कानून हो मजबूर हो मानने के लिए। इसी का ज्ञापन हम लोग डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को दे रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। राहुल, पूरा मामला क्या है? कलेक्ट्रेट में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन को लेकर धरना दिए जाने की बात सामने आई है। ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा एक दिन पहले इसकी जानकारी दी गई थी कि आज इस विषय को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग वो कर रहे हैं, कह रहे हैं देश के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है और जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बहुत ही चिंता का विषय है। इसको लेकर के भारी संख्या में अधिवक्ता और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का एक धरना जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ था, जहां उनके अध्यक्ष ने ये भी बात कही है कि अगर इस कानून को पालन कराने या इस कानून को बनाने के लिए अगर सरकार विचार नहीं करती है और जल्दी ये कानून पारित नहीं किया जाता है, तो आने वाले कुछ समय में वो इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों का घेराव भी करेंगे। बहुत शुक्रिया राहुल आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां कलेक्ट्रेट में धरने की बात सामने आई है। डीएम के माध्यम से अधिवक्ताओं ने पीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। यूपी के 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लखनऊ में अगले 3 दिन होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी जारी की। गरज चमक के साथ भारी वर्षा और वज्रपात का अलर्ट। पूर्वांचल के 1 दर्जन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लखनऊ में अगले 3 दिन तक रुक रुक कर होगी बारिश। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र में अलर्ट। मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, देवरिया में अलर्ट। गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा में अलर्ट जारी। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ और बाराबंकी के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमीरपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ में वज्रपात की भी चेतावनी है और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल में गठबंधन। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए हुआ गठबंधन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन होने का ऐलान किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, अयोध्या हाईवे पर ट्रैक
ट्रक और कंटेनर की टक्कर हो गई है। बीबीडी इलाके में दो ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर लगने से आलू से भरा ट्रक पलटा है। आलू से भरा ट्रक पलटने से लगी वाहनों की कतार। मौके पर स्थानीय और ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद हैं। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। अयोध्या हाईवे के तिवारीगंज की ये पूरी घटना बताई जाती है। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर को संदिग्ध हालत में गोली लगी है और घर के बाहर हिस्ट्री शीटर नवीन चौहान को लगी गोली। गंभीर हालत में शहर अस्पताल में से फर्रुखाबाद के लिए रेफर किया गया है और रंजिश के चलते हिस्ट्री शीटर को गोली मारने की आशंका जताई गई है। छिबरामऊ के बैजू रामपुर का ये पूरा मामला है। छिबरामऊ के बैजूरामपुर का रहने वाला है हिस्ट्री शीटर। गोलीकांड की छिबरामऊ पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। तो गोलीकांड की छिबरामऊ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, कन्नौज से खबर। हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर नवीन चौहान को गोली लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को बाढ़ प्रभावित जिला श्रावस्ती पहुंचे और यहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। राहत शिविर का जायजा लिया, पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। सीएम ने बाढ़ में रेस्क्यू किए गए लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी लिया है। समय खराब हो या बुरा चल रहा हो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कानपुर के नवाबगंज में स्थित समय देव मंदिर में होती है अनोखी पूजा और यहां आने वाले भक्तों का बदल जाता है। बताते चले कि खराब समय में अक्सर हम और आप ईश्वर को ही याद करते हैं, क्योंकि सिर्फ एकमात्र ईश्वर की शक्ति और भक्ति ही बुरे समय को अच्छे समय में बदल देती है। वैसे तो खराब दौर में लोग किसी न किसी देवी देवता को याद करते हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर कानपुर के नवाबगंज में स्थित है जहां समय देवता की पूजा होती है। और आपको बता दें कि समय देव का एक मंदिर गुजरात में है और एक यूपी के कानपुर में। मंदिर कमेटी के लोगों की माने तो ये मंदिर करीब 80 साल पुराना है। मान्यता है कि अगर किसी भक्त का समय खराब है तो भक्त यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर मंदिर में प्रसाद स्वरूप घड़ी चढ़ाता है और उसका वक्त कुछ ही दिनों में अच्छा हो जाता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ इस समय देव की मंदिर में लगातार भक्तों का तांता लगा रहता है और समय देव की पूजा के लिए दूर दूर से भक्त पहुँचते हैं। जब हमारा समय खराब होता है, भगवान की शरण में जाकर अपने समय को सही करने के लिए विनती करते हैं। लेकिन आज के न्यूज की टीम एक ऐसे मंदिर पर पहुंची है जहां पर समय को सही करने के लिए घड़ी चढ़ाई जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर के नवाबगंज स्थित समय देव मंदिर की। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि ये समय देव मंदिर है जो कि मैनावती मार्ग नवाबगंज में स्थित है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समय को सही करने के लिए जो भक्त हैं वो घड़ी भगवान को प्रसाद स्वरूप चढ़ाते हैं। यहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ता है, यहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है। हमारे साथ मंदिर की जो देखरेख करते हैं वो मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। भैया, जो हमारे साथ मंदिर की जो देखरेख करते हैं उनसे बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? विष्णु। विष्णु जी, समय दो मंदिर इसका नाम है, यहाँ घड़ी चढ़ाई जाती है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है, जिसकी मन्नत पूरी जाती है उसके बाद में घड़ी चढ़ाई जाती है। हमारे भैया गए थे वहाँ गुजरात में, एक मंदिर है इसका समय देव, उसी को नाम पड़ा यहाँ पे। ये 80 साल पुराना मंदिर है। इसके ऊपर भी ज्यादा पुराना, मतलब बाप दादा ने बनाया था, ये तब से ऐसे होता चला है। अब भक्त जब मन्नत मांगते हैं तब चढ़ाते हैं कि मन्नत पूरी होने के बाद घड़ी चढ़ाई जाती है? मन्नत हो जाती पूरी, जैसे मन्नत हम मांग के गए, हमारा मन्नत पूरी हो गई, घड़ी चढ़ा गए और लोग ले भी जाते उतार के। घड़ी ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, घड़ी बढ़ जाती है।
देखिए तो ये जो मंदिर की देखरेख करते हैं विष्णु हैं, जिनका कहना है कि जब यहाँ पर भक्तों की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो घड़ी चढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मनोज गुप्ता। मनोज जी, समय दो मंदिर नाम है और इस कब से ये मंदिर बना हुआ है, क्या मान्यता है इसकी? ये भाई साहब मैं 30 साल पहले गुजरात गया था। मैं और मेरी पत्नी वहाँ पर देखा था एक समय देव मंदिर, उसी की आराधना रखते हुए हमने एक संकल्प लिया था, ये मंदिर समय देव हम ही बनवाएंगे। घड़ी चढ़ाने से इंसान का बुरा वक्त अच्छे में बदल जाता है, ऐसे इस मंदिर की मानता है। हमारे साथ यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद राजकिशोर यादव भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पार्षद जी, के न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। समय देव मंदिर है ये, इसकी क्या मानता है? घड़ियां यहाँ लोग चढ़ाते हैं, प्रसाद नहीं चढ़ाया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैनावती मार्ग प्राचीन जागेश्वर मंदिर जाने वाला मार्ग है। यहाँ पर एक बहुत पुराना एक चबूतरा हुआ करता था, जिसमें मठिया आदि रखी रहती थी और लोगों की मान्यता थी कि यह दैविक स्थल है। और जैसा कि यहाँ पर समय देव मंदिर की स्थापना कराई गई और समय देव मंदिर का मानना यह है कि जिस भी व्यक्ति का अपना समय खराब चल रहा है या बुरा समय चल रहा है, तो वो अपनी मनोकामना के लिए, पूर्ण होने के लिए यहाँ पर घड़ी को चढ़ाता है और भगवान से आराधना प्रार्थना करता है कि हमारा जो बिगड़ा हुआ समय है वो ठीक हो और हमारा जो है कल्याण हो। ऐसी यहाँ की मान्यता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते। पौराणिक मंदिर और सनातन रीति रिवाज बड़ी से बड़ी आपदा को टाल सकते हैं। कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक कैलाशपति मंदिर में आज सुबह देखने को मिला है, जब सुबह लगभग 6 बजे के आसपास तेज रोशनी और धर्म की आवाज से लोगों का दिल दहल गया। कुछ देर बाद पता चला कि कैलाशपति मंदिर के शिखर पर आकाशीय बिजली गिर गई है। आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हो गया और 10 मीटर तक की दरारें पड़ गई हैं और मंदिर का मालवा कई किलोमीटर है फैल गया, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजली गिरने से कितना बड़ा हादसा टल गया। मगर इलाकाई लोगों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए और कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो गई। ऐसे में न्यूज़ संवाददाता सारिका गुप्ता ने मंदिर प्रांगण में पहुंचकर पुजारियों, प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है। शिवाला के कैलाशपति मंदिर के गुम्बद में आकाशीय बिजली गिरी तो यहाँ के आसपास के क्षेत्र की बिजली चली गई। बिजली ही नहीं चली गई बल्कि लोगों के घरों के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे वो भी जल चुके हैं। अब आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने के बाद जो पास में एक मकान था वहाँ पर ये इन्वर्टर की बैटरी रखी हुई थी, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि एक बार इसको जूम करके दिखाए कि किस तरीके से ये जो उपकरण है इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जो अंदर की प्लेटें हैं वो स्वाहा हो चुकी हैं, जो अंदर एक केमिकल होता है उसकी गंध से पूरा घर बदबू में हो गया था। उसके साथ साथ जिनका ये घर है, जिन्होंने इस आकाशीय बिजली को देखा नहीं लेकिन उसकी आवाज़ से डर गए, काफ़ी यहाँ के जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत कर ली थी, लेकिन इनके जो घर पर ये घटना हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। सर, जब आप आकाशीय बिजली गिरी है तो आप क्या कर रहे थे और कैसे आपको पता चला कि आपके ये जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ये ध्वस्त हो चुका है? मैडम उस समय हाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कि हम यहाँ लेटे हुए थे, आवाज़ कस के आई तो उठे, वो बत्ती जा चुकी थी। ये लोग बोले बत्ती वो इन्वर्टर जला दो, हमने इन्वर्टर चलाया, इन्वर्टर चला दो, चले नहीं तो हमने इसको आवाज़ दी। हमने कहा भैया नीचे आ जाओ, इन्वर्टर आ नहीं रहा। ये आ गया, फिर हमने कहा ऐसा करो ये पर्दा हटा दो, इसमें पता नहीं कहाँ से बदबू सी आ रही थी। वो इसने पर्दा हटाया तो ये पूरा टूटा पड़ा था। ये था। अच्छा, जब आकाशीय बिजली गिरी है तब आप क्या कर रही थी, कैसा महसूस हुआ आपको? क्या कुछ हम लेटे थे, सो रहे थे और सोते से एकदम से इतनी जोर से आवाज़ आई तो हमने एकदम से दरवाजे खोल के क्या हो गया, क्या छत गिरी, क्या गिरा, कुछ समझ में नहीं आया। तो आकाशीय बिजली की फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि मंदिर में वो गिरी है। तो मंदिर का जो गुम्बद बने हुए हैं 3-4 छोटे छोटे, वो गिर के नीचे तक टुकड़े आए, यहाँ तक कि हमारी छत तक आया इतना सा टुकड़ा। अच्छा, आपके सामने ये पहला वाकया है या फिर ऐसा होता रहा है, आपने पहली बार देखा है? आज 76 साल की उम्र है,
लेकिन अभी तक हमारे यहाँ ऐसा कभी वाकया नहीं पड़ा। और बैटरी भी अब कम से कम 25 साल से लग रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि भगवान शिव ने ये इस आपदा को अपने ऊपर ले लिया है। अभी सब लोग धन्यवाद करने के लिए भी जा रहे हैं कि भगवान ने अब उन्हीं ने ले लिया, उन्हीं को धन्यवाद देते हैं। ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, यही बैटरी गई है, बाकी हो कुछ नहीं। सिलेंडर रखे रहते हैं, सिलेंडर फट जाता, कुछ भी हो जाता, लेकिन कहीं कुछ नहीं। तो लोग कहीं ना कहीं भगवान को धन्यवाद तो कर रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र में जो दिक्कतें हैं वो ये हैं कि जो घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे वो जल चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भगवान शिव को धन्यवाद देने के चक्कर में लोग जो है अपने इस जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फूक गए हैं उनको अब ठीक कराने के लिए लग गए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो आपदा आई थी इस पर भगवान का साथ देने की बात कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ सारिका गुप्ता, के न्यूज़। और इस बीच बाराबंकी से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां बाराबंकी में ब्रिटिश काल की संदूक मिली है। तो बाराबंकी में मिली ब्रिटिश काल की संदूक, जीआईसी में नींव खुदाई के दौरान संदूक मिलने की बात, और प्राचीन संदूक को देखकर दंग रह गए मजदूर। तो प्राचीन संदूक को देखकर दंग रह गए मजदूर। पुरातत्व विभाग करेगा बनते चोरी का निरीक्षण। बड़ी खबर आपको हम बता दें, डीएम सत्येंद्र कुमार झा को इस बात की जानकारी मिली है, और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नगर क्षेत्र में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नींव खुदाई के दौरान निकली संदूक। स्कूल प्रिंसिपल राधेश्याम को जानकारी की बात सामने आई है। पुरातत्व विभाग जांच करेगा। तो जीआईसी में नींव खुदाई के दौरान मिले संदूक। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी इससे पहले हम 1 तारीख को भी धरना प्रदर्शन किए, उसमें हमने साहिबा को हमने बताया है, जिलाधिकारी को हमने बताया है कि मैम ये खेत था, हमको है धान लगाना, और मेड़ पे चूहे बिल कर रखे थे, उसी मेड़ का पानी जा रहा था उसके खेत में, तो हमने मिट्टी रख दिया है और दोनों मेड़े मौजूद हैं। तो हमने सारी बात बताई। उसके बाद में मैम ने हमारे महाराज ने एसडीएम को फ़ोन किया है। एसडीएम साहब ने लेखपाल को भेजा, लेखपाल साहब खेत नाप के चले आए। उसके बाद कल हमको थाने में बुलाया गया। थाने में बुलाए तो बोले कि तुम्हारा मुकदमा नहीं हटेगा। हमारे यहाँ थाने में जो दिनेश गोस्वामी ये सबसे ज़्यादा दबंगई करते हैं सर। दिनेश गोस्वामी क्या है थाने में, दरोगा है या कौन? दरोगा है सर, महाराज थाने में। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको जनपद बदायूं से बताते हैं, जहां बिसौली कोतवाली क्षेत्र के सिद्धपुर कैथोली गांव का मामला है। यहां के रहने वाले धनपाल ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के राजस्थल में तय की थी। बीते कल 9 जुलाई को बारात आनी थी और पीड़ित धनपाल ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। संबंधी और रिश्तेदार भी शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो वहीं जब शाम हुई तो दुल्हन सज धज कर दूल्हे का इंतजार करने लगी, लेकिन इंतजार करते करते रात के 12 बज गए। दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। और आपको बता दें कि दूल्हे ने बारात चढ़ने के लिए दुल्हन के घर घोड़ा बग्गी और बैंड बाजे भेज दिए, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। दुल्हन का पूरा परिवार पूरी रात दूल्हे की बारात का इंतजार करता रहा और रात में 112 पुलिस को सूचना दी। डायल 112 पुलिस रात में मौके पर पहुंची। वहीं सुबह तक बारात नहीं आने पर दुल्हन के पिता ने दुल्हन को साथ लेकर बिसौली कोतवाली में पहुंचकर लिखित शिकायती पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ग्राम राजस्थल में तय की। वो कल 9 तारीख में बारात आनी थी, वो मेरे पास बारात लेकर नहीं आए। सब कुछ मामला मैंने तैयार कर लिया। जो दावत में की रिश्तेदार आए और बारात को जो इंतजाम करना था वो सब कुछ कर लिया, फिर भी मेरे पास बारात लेकर नहीं आए। तो मना कर दिया, क्या हुआ? मना ही कर दो, मुझसे 8 लाख रुपया तक खर्चा होगा। उसके बाद भी जो बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपए और दोगे तो बारात लाएंगे, वरना हम बारात ना लाएंगे।
तो आपने बारात की तैयारी कर ली थी कल? फुल तैयारी साहब मेरे पास, 500 आदमी की तैयारी। वे तो यही कह रहे मैंने 100-200 आदमी ले आना, कि नहीं 500 आदमी से कम नहीं आएंगे हमारे। ये मामला ये हुआ कि शादी को सब कुछ तय कर दिया, कल बारात लेकर नहीं आए। राजस्थल में शादी तय करी लड़की की, सारा लेन देन हो गया, 8 लाख रुपए उसको दे दिया और दहेज के हिसाब से, और सभी फाइनल हो गया। फिर भी उसने बाजे भेज दिए, लेकिन वो बारात लेकर नहीं आए। कब आनी थी बारात? बारात कल आनी थी 9 तारीख में। आज आप कहाँ हैं? आज हम मतलब बिसौली कोतवाली के हैं, बात करने आए। पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालात बिगड़ने लगे हैं। राप्ती नदी में आपको बता दें कि राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर ने गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है और इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कई लोगों को मजबूरी में ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालात बिगड़ने लगे हैं। राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर ने गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कई लोगों को मजबूरी में ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ा है। बहुत दिक्कत हो रही है वो। कैसे आप लोग जीवन जी रहे हैं यहाँ पे? अरे अब कैसे बताओ जाए, साथ नैया चल रही है अब। हाँ, कैसे आते जाते हैं आप लोग? हम लोग अब 2 दिन में नैया से आ जाएंगे। और जो बच्चे हैं स्कूल कैसे जाते हैं? नहीं जा पा रहे हैं सर। हम लोग को बहुत दिक्कत है। देखिए घर छोड़ कर आके यहाँ रह रहे हैं, ऊंचे वाले स्थान पे। हाँ ऊंचे वाले स्थान पर। बाकी बच्चे जो हैं स्कूल कैसे जा रहे हैं? हम बच्चे आते हैं, नाव से आते हैं और फिर जाते हैं, फिर यहाँ हम लोग यहाँ रहते हैं, कुछ बच्चे भी यहाँ रहते हैं। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। अभी तो कोई सरकारी का कोई काम धाम नहीं हुआ है, नाव भी कोई नहीं आया है। डर भी लग रहा है आप लोगों को? हाँ क्यों, हाँ डर लग रहा है। कल SDM आई थी, देखो के गए बाढ़ का। तो क्या बोलेंगे मैडम? अभी नहीं बोली, उधर गई थी पीछे उस तरफ मंदिर की साइड में, नदी साइड में। वो अभी देख रहे हैं पानी सड़क पे आ गया। हाँ। कितना दिक्कत हो रहा है? हल्के आना पड़ रहा है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं स्कूल नहीं, कहाँ जा पाएंगे? दिक्कत तो हो रहा है। अभी चौराहा है, अभी सड़क तो उघार है, आ जा रहे हैं सब, और बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। पानी बढ़ रहा है? हाँ अभी बढ़ रहा है। तो कितनी समस्याएं हो रही हैं आप लोग को आने जाने में? आने जाने में अभी तो थोड़ा कम हो रही, जब पूरा भर जाएगा रोड एकदम जाम तो आने जाने में दिक्कत होगा। नाव की जरूरत लेनी पड़ेगी। देख रहे हैं नाव भी चल रहा है पीछे। हाँ चल रहा, कुछ आने जाने की नई सुविधा है उधर तो चल रहा है। हर साल बाढ़ आता है? नहीं हर साल नहीं, 2 साल 3 साल पे आता है। प्रशासन के मुताबिक निचले इलाकों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ गांव वालों की सुरक्षा के लिए भी सभी उपाय किए जा रहे हैं। सभी लोग फील्ड में रहें और रह करके जो भी बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति हैं या जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है उनको सुरक्षित जगहों पर विस्थापित करें, राहत शिविर में विस्थापित करें और उन्हें वहाँ पे समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। रहा सवाल जो बहरामपुर में अभी जो पानी है, वो पानी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। राप्ती का जो आज डेंजर लेवल है वो 74.88 है, जो कि 0.10 मीटर ही केवल डेंजर लेवल से नीचे है। लेकिन जो पीछे से पानी आ रहा है तो ये अनुमान है कि अगले 1-2 दिनों में पानी बढ़ेगा, फिर उसके बाद पानी घटने लगेगा। आने वाले दिनों में जल स्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोगों ने प्रशासन से जरूरत की चीजें देने और मुश्किल वक्त में मदद पहुंचाने की अपील की है। रांची में चुनाव आयोग की बैठक जारी है। कांग्रेस और बीजेपी में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी की बैठक जारी। बड़ी खबर, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बैठक जारी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही है बैठक। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही है बैठक और अहम खबर आपको हम बता दें, राष्ट्रीय जनता दल को लेकर अहम जानकारी। कांग्रेस और बीजेपी में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी की बैठक जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बैठक जारी, अहम खबर आपको हम बताते हैं। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही बैठक। रांची में चुनाव आयोग की बैठक जारी है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और कांग्रेस और बीजेपी में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी की बैठक जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बैठक जारी।
दिल्ली में कई दिनों से जारी पानी की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। पानी न मिल पाने से परेशान ईस्ट ऑफ कैलाश के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कई दिनों से जारी पानी की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। पानी न मिलने से परेशान ईस्ट ऑफ कैलाश के लोग सड़कों पर उतर आए। हमारे 6-7 महीने से पानी की प्रॉब्लम है। पानी आता नहीं है, टंकी में तो कभी चढ़ता ही नहीं है। बाल्टियों में हम भर नहीं सकते, गिर के हमारा हाथ भी टूट गया। और क्या करें, हम इतने परेशान है। सीवर, पानी और ये सड़कें टूटी हुई है। कई शिकायतों के बावजूद लोगों का कहना है कि स्थानीय अधिकारियों ने उनकी परेशानी दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 6-7 महीने हो गए पानी के लिए हम इतना परेशान हो रहे हैं। कोई नहीं आता है, कोई उपाय नहीं। थोड़े दिन के लिए आते हैं, गड्ढे वड्ढे खोदते हैं और चले जाते हैं अपना नंबर। हाँ करी हमने, जल बोर्ड में भी करके आए हैं, हम सब जगह करिए। वो भेजते हैं बंदे, कहते हैं हम कर रहे हैं, बस थोड़े दिन के लिए 1 दिन पानी आता है, फिर 3 दिन के लिए पानी गायब होता है। पानी हमें मिलता ही नहीं है और बीमार बंदे हैं सारे, फिर भी उठना पड़ता है रात को, बच्चों को भी देखना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है। पानी की बहुत मुश्किल है यहाँ तो। उतने गटर भरे हुए हैं, उतनी नालियाँ गंदी हैं, लोगों के घरों में पानी, बारिश आ रहा है, इनके घर में इतना पानी भरा हो जाके 1 महीने से लोग पानी के लिए त्राही कर रहे हैं, क्योंकि एक बूंद पानी पीने के लिए लोगों के पास नहीं है। रोज में कोई ना कोई एक्शन लेते हो, जल बोर्ड में शिकायतें होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कोई उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई उत्तर नहीं आता। आते हैं, देख के चले जाते हैं, हाँ जी करेंगे। तो जो सरकार हमारी बैठी हुई है, आम आदमी सरकार, वो कर क्या रही है? दिल्ली जल बोर्ड कर क्या रहा है? लोगों का कहना है कि वे पानी की कमी से तकरीबन 7 महीनों से परेशान हैं, लेकिन कोई भी उन्हें पानी की परेशानी से निजात नहीं दिला रहा। अगली खबर गया से है, जहां पर जिले के डाक बंगला रोड स्थित सूर्य होटल में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव शहनवाज हसन को गया के पत्रकारों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। गया के पत्रकार पर झूठे मुकदमे सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री हसन ने कहा कि आज जिस तरह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन अनिवार्य है, उसी तरह डिजिटल मीडिया के लिए भी डिजिटल मीडिया एक्ट 2021 बनाया गया है, जो राज्यों में लागू नहीं किया गया है। लगातार 4 तारीख से लगातार देश भर के विभिन्न राज्यों का भ्रमण हो रहा है। हावड़ा में हावड़ा प्रेस क्लब के द्वारा बैठक हुई और वहाँ हावड़ा प्रेस क्लब के 100% साथियों ने बीएसपीएस की सदस्यता ली। अब हावड़ा के बाद, बंगाल के बाद बिहार के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ में मगध प्रमंडल के जो प्रभारी हैं अजय कुमार जी, उन्होंने मगध के सभी जिलों में संगठन को मजबूती के लिए प्रयास किया। काफ़ी दिनों से प्रयासरत भी हैं, मदद भी की गई है। कई पत्रकारों को गया में, खासकर एक जागरण के मंडल जी थे, उनको आवश्यकता पड़ने पर संगठन ने मदद की थी। बिहार के रोहतास में लगातार हो रही भारी बारिश से सासाराम के सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है। इससे अस्पताल आने वालों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बिहार के रोहतास में लगातार हो रही भारी बारिश से सासाराम के सरकारी अस्पताल में पानी भर गया। इससे अस्पताल आने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सासाराम में सदर अस्पताल तो पूरा डूबा ही हुआ है, एम्बुलेंस तक डूबा हुआ है। समझिए कि जो जिला हेडक्वार्टर का मेन जगह है, जो कचहरी जो है, वहाँ सिविल एसडीओ जो अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, उनका कार्यालय में भी पूरा पानी भरा हुआ है। डीएसपी साहब का कार्यालय में पूरा पानी भरा हुआ है और निबंधन कार्यालय जो है, रजिस्ट्री ऑफिस है, वहाँ भी पानी भरा हुआ है। जितने यहाँ के जनता अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ सब जगह पानी भरा हुआ है। करोड़ों का नगर निगम सासाराम में घोटाला हुआ है। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक हालात से निपटने के लिए प्रशासन से मदद मांगी गई है। पानी को लेकर तो बहुत परेशानी है, तो इसमें प्रशासन जो बात करेंगे कि ड्रेनेज हो, नगर पालिका आपका जो भी है वहाँ, अभी तो हमारी बात किससे नहीं हुई है, उसको चर्चा करेंगे मीटिंग में उससे डीएम महोदय। ठीक है, तो बहुत परेशानी है। मैं खुद देख रहा हूँ कि मरीज कैसे जाएंगे, दिक्कत तो है। मानसून कुछ महीनों तक जारी रहने के आसार है।
लिहाजा लोगों ने प्रशासन से नालियों की सफाई और दूसरे एहतियाती उपाय करने की अपील की है। बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र में दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांवों के वासियों को आने जाने का एक ही मार्ग है और जिससे होकर हजरतपुर वाया बदायूं जाना होता है। हजरतपुर पर बने रामगंगा पुल पार करते ही सड़क पार पानी में डूब चुकी है और हजरतपुर से ये सड़क शाहजहांपुर जिले को जोड़ती है। इस सड़क पर काफी आवागमन भी होता है। इन गांवों के वासियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बीमार हैं तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। बहुत दिक्कतें आ रही, पानी बढ़ रहा है, सब लोग फंसे पड़े हैं। अच्छा, रास्ते का क्या, कैसे आना जाना कैसे हो रहा है? रास्ते में बड़ी मुश्किल हो रही ना, आना पड़ रहा है, सब कपड़े गाड़ी सब भीगी हुई। तो इस समय पानी बढ़ रहा है या घट रहा है? इस समय पानी घट रहा है और पुलिया भी टूट गई हमारी तरफ, वहाँ सब बंद रास्ता। पानी अभी बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है पानी बढ़ रहा है इस समय। डिंडोरी जिले के करंजिया विकासखंड अंतर्गत झनकी और जुगदई के बीच में सड़वाजा पर गांव के सिवनी नदी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 3.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि से ठेकेदार मिसेस पांडे कंस्ट्रक्शन कंपनी मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ द्वारा बनाया जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में की जा रही बड़ी अनियमितताओं का आरोप लगाया और साथ ही शासन प्रशासन के संज्ञान में लाने के बाद भी घटिया सामग्री से कार्य करने तथा मिट्टी युक्त रेत लगाकर पुल निर्माण करने का आरोप लगाया है। कि जब 3-3, 4-4 करोड़ में सरकार तो पैसा दे ही रहा है, अपने जेब से तो लगा नहीं रहे, तो जब सरकार पैसा दे रहा है तो उसको सही तरीके से करना चाहिए। यहाँ पर रेता जो है एकदम मिट्टी वाला आ रहा है, भुरभुरा, तो उतना क्वालिटी नहीं आ पा रहा है। हमको चाहिए इसमें जो है 5-10 साल टिक जाए। आप एक ही साल में गिरा देंगे तो फिर वही 1700 करोड़ वाला बिहार में नहीं हुआ था कि एक भी आदमी यहाँ से गुजरा नहीं, वो ढल गया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। काम अच्छा हो, सरकार अपना है, सबका साथ सबका विकास, अच्छे से काम हो, यही हम चाहते हैं। और आप खुद देख ही रहे हैं सामने में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों का कहना है कि जिस जगह पर आतंकियों ने हमला किया वो इलाका अब दहशतगर्दों का गढ़ बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि जिस जगह पर आतंकियों ने हमला किया वो इलाका अब दहशतगर्दों का गढ़ बन गया है। हुआ था पहले, यहाँ इस एरिया में नहीं हुआ था, दूर दूर ऊपर पहाड़ों में सुनते थे, जाए इधर उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़। ये तो हमने पहली बार देखा लोही मलार में। तो एक हादसा यहाँ हुआ था कटली में, पता नहीं, उस वक्त छोटे होते थे, बाहर जाते थे, हिमाचल कोई दिल्ली, हमारे को इतना उसके बारे में नॉलेज नहीं है। जो ये हादसा हुआ है, जो अभी जो अटैक हुआ है, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी गलत बात है। हम आर्मी वाले को उनको सलूट करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये बात सुन करके हमें बहुत दुख हुआ है, क्योंकि जब यहाँ से गाड़ी गई थी ऊपर आर्मी, तो मेरे बाहर में खड़ी हुई थी, हमने वो लड़के देखे थे, तो 20-21 साल के थे, वो इससे ज्यादा नहीं थे। इतना उनको देख करके आंसू आते हैं हमारी आंखों में कि ये बहुत गलत हुआ है। कुछ गांव वालों का कहना है कि सरकार को उन्हें मुश्किल वक्त के लिए हथियार चलाना सिखाना चाहिए, ताकि आतंकियों को वो समय आने पर मुंहतोड़ जवाब दे सकें। यहाँ भर्ती होना चाहिए, बेटियों की भी होना चाहिए, जेंट्स की भी होना चाहिए। बाकी अगर भर्ती होगी, अगर ट्रेनिंग दी जाएगी हमारे को, तो हम भी मुकाबला कर सकते हैं, हम भी कम नहीं हैं। तो बाकी यहाँ पहले भर्ती हुई थी, हवाई भर्ती हुई थी, जेकेपी की हुई थी, टीए की हुई, आर्मी की हुई थी, कई साल से भर्ती हो रही नहीं है। हम चाहते हैं हमारे नौजवान लड़के हैं, भर्ती होना चाहिए। बाकी जो हमारे और इस बीच दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का कुछ कहने पर सुनाते हैं। शुरू कर दिया
वहां से मोबाइल पंपिंग के माध्यम से पानी को ड्रेन आउट करके आसपास के ड्रेन्स में डाला जा रहा है। तो अब वहां पे उम्मीद है हमें कि आने वाले कुछ घंटे में वहां पर की स्थिति नॉर्मलाइज हो जाएगी। वहाँ 1000 से अब वो घर हैं जिनमें वगैरह सब काट दी गई, नेचुरल सी बात है। उसके बाद जो लोगों को राहत का वो नहीं मिल रही है, तो राहत फैसिलिटी कैसे पहुंचे उन तक? देखिए, बिजली तो इसलिए काटी है क्योंकि इलेक्ट्रिक्यूशन का बहुत सीरियस रिस्क होता है वाटर लॉगिंग के संदर्भ में। लेकिन आज रात तक, शाम तक वहाँ की स्थिति नॉर्मलाइज हो जाएगी। ऑलरेडी वहाँ पे पानी का लेवल बहुत नीचे आ गया है, तो इसलिए वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वहाँ पर लोगों को कोई बहुत खतरा है। इनकन्वीनियंस बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पानी के फ्लो को रोक दिया गया है और वहाँ पर वॉर फुटिंग पर सारे विभाग, चाहे डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, पूरी दिल्ली से वहाँ पर मोबाइल पंप्स को डिप्लॉय किया गया है। और अब तो दिल्ली से आप सुन रहे थे जल शक्ति मंत्री आतिशी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बन रहे के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।